सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश होगा बद्रीनाथ का मास्टर प्लान। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और सचिव पर्यटन बताएंगे मास्टर प्लान। अब संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड होगा। सीएम ने कहा संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी। निजी अस्पतालों को फ्री वेंटिलेटर देगी सरकार, नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जारी किया आदेश। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ उपवास करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। 12 सितंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। उत्तराखंड में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 658 नए कोरोना मरीज मिले, संक्रमित 10 और मरीजों की हुई मौत। लगातार बारिश से बढ़ने लगा टिहरी झील का जलस्तर। बाढ़ प्रभावित परिवारों की बड़ी मुश्किलें। आरएल 825 से ऊपर पहुंचा टिहरी झील का जलस्तर। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। हिमालय दिवस के जरिए हिमालय के संरक्षण की मुहिम अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। हिमालय दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि हिमालय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार है। ये हमारा भविष्य और विरासत दोनों ही है। हिमालय अपनी नदियों और जलवायु से पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोता है। मानव सभ्यता के लिए हिमालय का संरक्षण बहुत जरूरी है। हिमालय का संरक्षण का तात्पर्य यहाँ के पहाड़, ग्लेशियर, नदियों, तालाबों, झीलों, जल स्रोतों, वनस्पति, वन जीवों का संरक्षण है। आज का दिन हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हिमालय के सरोकारों को चिन्हित करने और फिर उनके मुताबिक अपनी जीवन शैली में बदलाव कर हिमालय संरक्षण का संकल्प लेने का है। आइए मिलकर हिमालय क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, जल संरक्षण करें तथा जैव विविधता को बढ़ावा दें। जन सहभागिता से ही हिमालय संरक्षण का संभव होगा। भाइयों बहनों, हम प्रतिवर्ष 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारी देश की नहीं बल्कि विश्व की धरोहर है। हिमालय के संरक्षण ये हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए हम सबको सदैव प्रयास की आवश्यकता है। केवल जागरूकता से ही हम हिमालय का संरक्षण कर सकते हैं। आज तमाम दुनिया हिमालय के संरक्षण को लेकर चिंतित है। हिमालय का मतलब है हमारी संस्कृति का उद्गम। हिमालय का मतलब है कि हमारे देश के पर्यावरण को संरक्षित करना। हिमालय का मतलब है कि हमारी तमाम आस्थाएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। हिमालय हमारी प्रेरणा है। हिमालय हमारी पूंजी है जिसको हमको संरक्षित रखना है। मैं तमाम उत्तराखंड वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, तमाम उन संस्थाओं से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पर्यावरण के प्रति सदैव चिंतित रहते हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। आइए हम उन संस्थाओं का सहयोग करें और हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। समय पर अगर हम जागृत हो जाएं, समय पर अगर हमने हिमालय को बचाने के लिए शपथ ले ली, हमने हिमालय संरक्षण का वचन दे दिया, तो हम हिमालय के संरक्षण के सच्चे प्रहरी बने और 9 सितंबर हिमालय दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमको हिमालय का संरक्षण करना है। आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपद रुद्रप्रयाग में आज भी सैकड़ों परिवार खतरे की चपेट में होने से विस्थापन की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी आपदा पीड़ित परिवारों का विस्थापन नहीं हो पाया, जिस कारण ग्रामीण जीवन और मौत के साए में गुजर बसर कर रहे हैं और प्रशासन व सरकार की लापरवाही का दंश झेल रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला आपको दिखा देते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के दूरस्थ पुजार गांव के तोड़ी तोक के पास 5 परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं।
इसमें 5 परिवारों के घरों में मोटी मोटी दरारें आ गईं। तब से लेकर अब तक प्रभावित परिवार विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रत्येक मानसून सीजन में ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते हैं। ग्रामीण शासन प्रशासन से कई बार सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं किए गए हैं। रात भर यहाँ पे बच्चों के लिए जगह जगह जहाँ पे बचाव के लिए उतना हम कोशिश करते हैं, जगह जगह भागते हैं। डीएम साहब को मैंने 3 बार में रुद्रप्रयाग चले गए, फिर डीएम साहब यहाँ आए, पूरा प्रशासन आ गया। प्रशासन ही उस टाइम डीएम साहब ने ये बोला था कि इनको तुरंत 15 दिन के अंदर जो है विस्थापन के लिए कार्रवाई करिए, मेरे पास फाइल भेजिए। तहसील में मैं 2 बार 3-4 बार तहसील चले गया हूँ, वो यही बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, वह कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आज भी गया था, कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि कभी बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कभी कुछ बोले हमारा बच्चा यहाँ, मैं मेरे बच्चे परेशान हैं, हम रात भर सो नहीं रहे हैं, मेरे पशु यहाँ पे वो रात भर कभी भी दब सकते हैं, हम कभी भी यहाँ पे जान मान का हानि हो सकता है। मामलाराम जगदीश भट्ट सहित अन्य आपदा पीड़ितों का कहना है कि वे वर्षों से विस्थापन और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग किसी ने नहीं सुनी, जिस कारण वे जीवन और मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बरसात के समय तो दिक्कत अधिक बढ़ जाती है। घर बरसात के मौसम में लगातार नीचे धंस रहे हैं। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। 2013 की आपदा से ये दसाव चल रहा है और हमारे पास अन्यत्र कोई जगह नहीं है कि जो हम अन्य जगह पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग भयभीत रहते हैं और रात भर हम लोग बरसात के समय में सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये धसाव ज़मीन है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और सूचना प्रशासन को हमने दी है, प्रशासन यहाँ पर आया है। लगातार चल रही है बारिश, बरसात चल रहा है जो, तो इसमें और ज़्यादा धसाव चल रहा है ये, क्योंकि चारों तरफ कोने कोनों में, मकान की छतों में, नीचे फर्श में सारी दरारें आ रखी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपदा पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण करके प्रभावित परिवारों को मुआवजा और सुरक्षा का इंतजाम करें। अभी हम लोगों के द्वारा सभी उपजिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे फैमिलीज जिनको नियमानुसार मुआवजा भी दे दिया गया है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवनों का, और उसके बावजूद अगर कोई जो है क्षतिग्रस्त भवनों में निवास कर रहा है तो उनको नोटिस दिया जाए, किसी भी प्रकार से असुरक्षित भवन में कोई निवास न करे। 7 सालों से मुसीबतों का सामना कर रहे परिवारों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन मिलने के बाद अब इन परिवारों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज़ इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संस्कृत अकादमी उत्तराखंड में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि संस्कृत अकादमी का नाम उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भाषाओं की जननी संस्कृत को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी प्राचीन संस्कृति के संरक्षण के साथ ही संस्कृत भाषा के प्रति युवाओं का रुझान भी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि पहले जनपद एवं उसके बाद ब्लॉक स्तर पर संस्कृत ग्राम बनाए जाएं, युवाओं को संस्कृत की अच्छी जानकारी हो, समाज तक इसका व्यापक प्रभाव हो। इसके लिए संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संस्कृत भाषा, वेद, पुराणों एवं लिपियों पर शोध कार्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में मत्स्य पालकों को भी बीमा सुविधा मिल सकेगी। पशुपालन और मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में हुई राज्य मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण की प्रबंधन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मत्स्य पालकों को मिलेगी बीमा की सुविधा। उत्तराखंड बनेगा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य। रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिली मंजूरी। अधिकारियों को इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत के निर्देश। देश में मत्स्य पालकों को भी बीमा सुविधा मिल सकेगी।
पशुपालन और मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में हुई राज्य मत्स्य पालक विकास प्राधिकरण की प्रबंध समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस पहल के परवान चढ़ने पर मत्स्य पालकों को बीमा की सुविधा मुहैया करवाने वाला उत्तराखंड देश पहला राज्य बन जाएगा। मत्स्य विकास राज्य मंत्री आर्य ने बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्राकृतिक आपदा में मत्स्य पालकों को मत्स्य और मत्स्य पालन ढांचे की क्षति का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा सुविधा देने का निश्चय किया गया है। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य पालन विभाग व अभिकरण का योगदान रहेगा। उन्होंने बताया कि बीमा के संबंध में अधिकारियों को इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत के निर्देश दिए गए हैं। बीमा कवर में ट्राउट समेत सभी मत्स्य प्रजातियों को शामिल किया जाएगा। साथ ही मत्स्य पालकों को आपदा से हुई क्षति के मद्देनजर इसे आपदा में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है। नैनीताल होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार होटलों को खोलने में आ रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में जटिलताओं के कारण पर्यटक होटल व्यवसायियों को समस्याएं आ रही हैं, जिसमें प्रमुख समस्या पर्यटक कोविड संक्रमण मिलने पर होटल सील करने और पर्यटकों को 72 घंटे का कोविड टेस्ट आवश्यक किया गया। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अगर राज्य के बॉर्डर पर ही राज्य सरकार यहां आने वाले लोगों की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध करवा दे तो उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही होटल व्यवसायियों को भी सुविधा मिल जाएगी। स्वागत है। जो बिना परमिशन के आ रहे हैं उनका चेक हो। तो बात पे भी अच्छा ही रहा है। अपने चाहता हूँ कि आप लोग हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन रहे। जहाँ तक होटल देखिए, इसी चक्कर में होटल नहीं खुलवा रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे आ रहे हैं जो बिना टेस्ट के आ रहे हैं, और जो सरकार का कानून है वो कहता है कि अगर किसी होटल में कोई पॉजिटिव मिल गया तो होटल को सील कर दिया जाएगा। कम से कम 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और अभी कब खुलेंगे? अभी होटल 2-4 होटल खुले हैं, लेकिन होटल बिल्कुल नॉर्मल उसमें कब आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। खबर नैनीताल से, जहां पर 6 सालों की लंबी लड़ाई के बाद पर्यटन कारोबारियों से जुड़े फंड व्यवसायियों के लिए नगर पालिका नैनीताल से राहत मिली है। नगर पालिका ने पंथ पार्क को वैकल्पिक वेंडर जोन बनाते हुए 120 स्थानीय लोगों को फुटपाथ में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करके वेंडर धारक कार्ड वितरित किए गए। नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि पंथ पार्क में 120 स्थानीय लोगों को फंड लगाने की अनुमति दी जा चुकी है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतिदिन 60 फंड ही फुटपाथ पर रोटेशन के अनुसार लगाए जाएंगे ताकि किसी पर रोजी रोटी का संकट ना आ पाए। पंथ पार्क में फंड खोखा लगाने की अनुमति मिलने के बाद फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने, अपनी आजीविका चलाने वाले कारोबारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जैसे कि आज प्रदेश में हमारे द्वारा टोकन पार्टी आते हैं जो टोटल संख्या 121 है। उसके अलावा हम अभी बोर्ड में प्रस्ताव लेके आने वाले हैं। जो भी हमारे लोकल जो व्यक्ति यहाँ कारोबार करते हैं फंड से लेके, उसको भी हम यहाँ पर उनको यहाँ बैठाएंगे, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। हम नहीं चाहते कोरोना काल में किसी पेट में लात पड़े करके, सबको को रोटी का जीने का अधिकार है, तो हम उस व्यवस्था को हम लागू करने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के अनेकों स्थानों पर कोरोना के 8 पॉजिटिव लोग स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की पकड़ से बाहर आए। अब स्वास्थ्य विभाग ने इन 8 लोगों की सूची पुलिस और एलआईयू को सौंप दी है। पुलिस की मदद से फरार लोगों की तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इन लोगों द्वारा सैंपलिंग के दौरान ही अपने मोबाइल नंबर गलत दिए गए। कोरोना को लेकर के प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस लोगों को जागरूक कर रहे और एक दूसरे को सजग और सतर्क कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी अस्पताल और आइसोलेशन से दूर भाग रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, तिलवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के करीब 8 लोगों का पता नहीं लग पाया। इन सभी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी।
कुछ लोगों के मोबाइल नंबर गलत हैं, कुछ लोगों के नंबर स्विच ऑफ भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसमें कुछ लोगों से आज संपर्क हुआ है। दो लोग जो है प्रदेश के बाहर के हैं, जिनको जो हमारे पोर्टल पे शो हो रहा था, जिनकी मूल आईडी प्रदेश के अंदर की रही होगी, इस वजह से हमारे पोर्टल पे शो हो रहा है। लाल कुआं नैनीताल दुग्ध संघ में एक नई यूनियन का गठन हुआ, जिसमें यूनियन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस यूनियन का नाम कोआ ऑपरेटिव मिल्क कर्मचारी यूनियन के नाम से बनाई गई है। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा, जीएम अजय क्यूरा और तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। यूनियन को कर्मचारी हितों में सही ढंग से काम करने की बात कही गई है। जैसा कि संस्थाओं में मैनेजमेंट के साथ साथ कर्मचारी हितों के लिए जितना मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है, उतना ही कर्मचारी यूनियन का सक्रिय होना भी कर्मचारी हितों में और संस्था के लिए हितकारी होता है। जी महासंघ के पदाधिकारी भाकुनी जी लोगों के सहयोग से एक बढ़िया टीम इनकी गठित हुई है। मुझे उम्मीद है कि कर्मचारी हितों के साथ साथ संस्था हितों का ध्यान रखते हुए मैनेजमेंट और कर्मचारी यूनियन तालमेल के साथ और आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के उद्योगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर जल्द ही सरकार की ओर से कुछ कदम नहीं उठाए गए तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड के करीब 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि कोरोना के चलते उद्योगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में डिमांड की कमी, इंडस्ट्री में अभी भी स्किल्ड मैन पावर वापस नहीं पहुंचे हैं, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं बैंकों की तरफ से ऋण भी नहीं मिल रहा, जिससे उत्तराखंड के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार को बैंकों के साथ ही और आगे रणनीति तैयार करनी चाहिए। लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ ही कई अन्य कदम उठाने होंगे। ऐसा ना होने पर राज्य के 30% उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उत्तराखंड की स्थिति नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, दो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है, माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी, वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। खबर बाजपुर से, जहां पर बाजपुर में विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर बीआरसी सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाजपुर के एक आवासीय विद्यालय के लिए चयनित छात्र छात्राओं को उनके विद्यालयों के अध्यापकों के साथ बुलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को अधिकारियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि उत्तराखंड में देहरादून के बाद बाजपुर में दूसरा एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय का बाजपुर में खुलना एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज विश्व साक्षरता दिवस है और साक्षरता का किसी भी समाज के विकास में योगदान रहता है। इसको बाजपुर में हमारे यहाँ पर एकलव्य आवासीय विद्यालय का पहला सत्र यहाँ पर शुरू होना है और उसके लिए जो रेंट पे बिल्डिंग है वो ली गई है। कक्षा 6 में यहाँ पर बच्चों का इस बार जो चयन हुआ है उसमें 60 सीटें हैं, जिसमें से 14 बच्चों का चयन बाजपुर के जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें से जो बच्चे पढ़ रहे थे उनसे हुआ है। तो आज हमने इस विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग ने उन बच्चों को यहाँ पर बुलाया था, तो उनके साथ उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, उनका सम्मान किया गया और उनको शिक्षा और साक्षरता के महत्व से अवगत कराया गया। खबर बागेश्वर से है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योग बंधुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में उद्योग विभाग सभागार में उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक उद्योग को निर्देश दिए कि जनपद के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनकी आर्थिकी को बेहतर करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा औद्योगिक इकाई से जुड़े उद्योग बंधुओं को उद्योग लगाने के लिए बेहतर ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उद्योग बंधुओं की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण तत्काल करना सुनिश्चित किया जाए। खबर रुद्रपुर से, जहां पर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दी गई। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग व सीएमओ को कड़े निर्देश भी दिए गए, जो होम आइसोलेशन में रखे गए उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें और उनको समय पर दवाई दी जाए। सीएमओ को निर्देश दिए गए कि जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम नंबर सभी लोगों को दिया जाए, ताकि कोई समस्या होने पर तत्काल कंट्रोल रूम नंबर पर अपनी समस्या बता सके। 24 घंटे 3 एम्बुलेंस व वाहन चालकों की आवश्यक व्यवस्था करने, दवाइयों की मांग पर तत्काल मुहैया कराने के निर्देश जारी किए गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 4 सनसनीखेज हत्याओं का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि सोमवार देर रात करीब 9 बजे काशीपुर में बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम कहानी का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। देखिए पूरी जानकारी। काशीपुर में सनसनीखेज वारदात, डबल मर्डर से दहला इलाका। बीच सड़क नवविवाहित दंपत्ति को मारी गोली। प्रेम कहानी का हुआ दर्दनाक अंत। लव मैरिज के कुछ दिन बाद उजड़ गई दुनिया। दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में तनाव की स्थिति। शादी कर लौटे प्रेमी युगल की गोली मारकर हत्या। पुलिस को ऑनर किलिंग की आशंका। नवविवाहित दंपत्ति की गोली मारकर हत्या। प्रेम कहानी का अंत इस कदर होगा ऐसा किसी ने सोचा न था। जी हां, हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग में युवक ने एक युवती से विवाह किया था, जिसके बाद शादी कर लौटे प्रेमी युगल की काशीपुर में बीच सड़क सरे राह गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई है। बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर में कुछ समय पूर्व घर से भागकर शादी करने के बाद वापस लौटे नवविवाहित जोड़े को गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्षेत्र में सरेराह डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक बेटी की शादी से उसके परिजन नाराज थे। दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। आपको बता दें, काशीपुर में प्रेम विवाह से नाखुश लड़की के परिजनों ने नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। बता दें, काशीपुर के अली खां निवासी राशिद अपने पड़ोस की रहने वाली नाजिया से 3 माह पूर्व घर से भागकर प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से राशिद और नाजिया फरार थे। 2 दिन पूर्व ही दोनों को नाजिया के पिता मुजम्मिल ने राशिद के पिता कमरुद्दीन से कहकर बुलवा लिया था, जिसके बाद जब नाजिया और राशिद दवा लेकर अपने घर जा रहे थे कि घर के पास ही बैठे मुजम्मिल और उनके बेटों ने दोनों को गोली मार दी। राशिद और नाजिया दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
घटनास्थल के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिद्दीकी मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी, लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है, इस शादी से खुश नहीं थे, तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं, अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी, उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं, पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बता दें, राशिद और नाजिया ने 3 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। युवती के पिता के परिवार वाले इस रिश्ते से खफा थे। लड़की के पिता ने राशिद को अपने घर बुलाया था, लेकिन नव दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। के बहन की तबीयत कैसी है, लुआई को इन्होंने गाड़ी में बिठा के 3 दिन पहले पहुंचा दिया बाहर देमात के घर। उसके बाद में आज ये दोनों दाएं बाएं थे, एक इधर बैठा हुआ था, एक इधर बैठा हुआ था। ये कहानी इन्होंने हमारे साथ करी। हमें नहीं पता था इस बात का कि ये हमें मिलकर दगा देंगे, लड़के को बुलाएंगे और ये ऐसा करेंगे हमारे साथ। 2 महीने 3 तारीख को इन्हें घर से जाए हुए हो गए और निकाह कराकाई में मेरे पास रसीद है, ऐसी बात नहीं है, रसीद है मेरे पास। गोली मारने में ये 2 लोग थे, हाँ, और पिलान था इनका बहुत सारे लोगों का। 2 महीने अच्छे खासे रह रहे थे। इनके बाप ने इन्हें बुला दिया बाहर से कि हमारी लड़की को यहाँ पे बुला लो, 2 जन आप कुछ नहीं कहेंगे हम इन्हें। और इनकी सुनने में आ रही थी कि मानो के रहते जान से पहले से ही। अब इन्हें रहते हो गए थे, अच्छे खासे रहते थे, 2 महीने हो गए थे। अभी जसपुर से कल आए थे रहने के लिए, तो घर को जा रहे थे, तो इनके दोनों बाप बेटों ने, मुजम्मिल था और मोहसिन था, इन दोनों ने गोली मार दी। राशिद के परिजनों के अनुसार 3 माह गुजरने के बाद नाजिया को भी नहीं पता था कि इस प्रेम की कहानी का अंत ऐसा होगा। बता दें, उसे विश्वास दिलाया था कि उन्हें रिश्ते से ऐतराज नहीं है। उसी के बाद दोनों घर लौटे, लेकिन सोमवार रात उसी पिता और भाई ने दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कमेटी भी गठित की गई है। काशीपुर से के न्यूज के लिए भूपेश चंद्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।